बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून और आप देख रहे हैं बजट ट्रांसमिशन 2025-2026 जो कि बैक वक्त जो है नशर की जा रही है चैनल 5 पर और मेट्रो 1 न्यूज़ पर। नाज़रीन, बजट 2025-26 कल पेश किया गया सिंध का बजट, जो कि तकरीबन 3,451 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया। तालीम के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी खुशगवार इजाफा किया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये जो इजाफा किया गया है क्या वाक़ईतन ये हमें ग्राउंड पे नज़र आएगा या ये सिर्फ एक कागज़ी बजट पेश किया गया है और फिर ये तमाम पैसा करप्शन की नज़र हो जाएगा। क्योंकि अगर आप तालीम के शोबे की बात करें, आप सेहत के शोबे की बात करें, तो उसकी जो सच्चाई, जो हकीकत है, वो आपके हमारे सबके सामने है। तालीम का निज़ाम दरम बरहम है, वहाँ पे असातिज़ा की इतनी भर्तियाँ होती हैं लेकिन नौकरियों पे कोई नहीं आता, तनख्वाहें उठा रहे होते हैं। और स्कूलों का हाल देख लीजिए, पर हम तो प्रेफर नहीं करते कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजें। सेहत के शोबे की अगर बात करें तो उसका भी निज़ाम दरम बरम है और सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन बात सारी घूम फिर कर आ जाती है सैलरीड तबके की, जो कि 70% है। क्या उनको वाक़ईतन रिलीफ मिला है? इन तमाम हवाले से बात करेंगे आज शो में। और मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है SM आलम, जो कि चेयरमैन ओल्ड सिटी ताजुर इत्तेहाद के। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहेंगे आपको स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और इसके अलावा हमें जो है ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर काशिफ चौधरी साहब ने, जो कि सदर मरकज़ी तंजीम ताजिर पाकिस्तान लाहौर से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। सर आप ये बताइए, SM आलम साहब, आपका ताल्लुक़ ताजिर बरादरी से है, आप चेयरमैन है ओल्ड सिटी ताजुर इत्तेहाद के। सर क्या लग रहा है आपको ये जो बजट पेश किया है? कल हमने देखा कि असेंबली में भी बड़ा हंगामा राई की गई, बहुत शोर शराबा हुआ अपोजिशन की जानिब से, और उनका ये कहना है, जो उनका मौक़िफ़ ये है कि जी एक तो उन्होंने जो शैडो बजट पेश किया था कोई भी तजावीज़ को उसमें नहीं रखा गया, प्लस ये जो बजट पेश किया गया है इससे आम आदमी को कितना रिलीफ है? क्या वाकई, क्योंकि कल उन्होंने कहा मुराद अली शाह साहब ने कि हमने रिलीफ देने की कोशिश की है, तो आपको लगता है कि रिलीफ मिला है? नहीं, यहाँ इसका बिल्कुल रिलीफ नहीं लगता। इसकी वजह ये है कि आज अब जो ग्राउंड रेडी के ऊपर कारोबार की सूरत हाल है, वो पहले ही हमारा इस वक्त बहरान चल रहा है। ग्राहक के पास कुव्वत खरीद है ही नहीं खरीदारी करने के लिए। एक बिल्कुल दरमियान तबका वो कोशिश कर रहा था कि बिजली के बिलों से बचने के लिए सोलर लगाए, उस पर भी इन्होंने 18% लगा दिया। अगर उसको 2 पंखे 1 लाइट जलानी है तो वो एक अपने घर में सोलर लगाता था, अब वो उससे भी जा रहा है। आज 25 से 30 हज़ार से ऊपर की तनख्वाही नहीं है, उनका घर कैसे चलेगा? 10,000 रुपये वो किराया भरेंगे, 2 बच्चे पालते। एक वो निचला तबका बिल्कुल ज़ीरो हो रहा है, जो सफ़ेद यानी दरमियान तबका है वो भी ज़ीरो हो रहा है। क्यों हो रहा है कि दुकानें अक्सर कारोबार की जगहें बंद हो रही हैं। यानी हम 2-3 साल से सफ़र कर रहे हैं, मुसलसल हम बिजली के लिए एहतजाज करते रहे। अभी इन्होंने ये इतने हज़ारों अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि वज़रा के लिए किया है, ताकि वज़राओं की जो अयाशियाँ हैं, वज़राओं के जो आप सेटअप देखें ना कि एक वज़ीर निकलता है तो 4-4 गाड़ियाँ लेके निकलता है, उसका फ्यूल वगैरह किसका इस्तेमाल हो रहा है? ठीक है, ऐसे मालूम से आपको यहाँ रोकेंगे, आप अपनी बात अच्छा ठीक है मुकम्मल कीजिए। सॉरी जी, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। अगर वो निकलता है एक वज़ीर ना, तो 4-4 गाड़ियाँ साथ लेके निकलता है, वो 20-20 लोगों के प्रोटोकॉल के साथ निकलता है। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, 50-50 25-25 मुलाजमी रखे हुए हैं, ये सारा बोझ किस पे आ रहा है? यानी आप जो बजट है वो इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाएं, अगर कोई MNA MP उनका मिनिस्टर है भी तो वो अकेला घूमता है, 2 बंदे साथ ले घूमता है। तो हमारे पे ये सारा इजाफी बोझ डाला जा रहा है। आप ये देखें कि इस दफ़ा कुर्बान के ऊपर भी कुर्बानी कितनी कम की गई। यानी आप ये समझें कि 1 लाख समथिंग जानवर आया था बड़ा ना, जिसमें बता रहे व्यापारी रोते हुए गए यहाँ से वापसी ना। ठीक है, ऐसे मालूम साहब, ख़त कलामी की माज़रत, हमें जाना है बरसस में। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। Kashmir, there's no military solution to the issue of terrorism. There's no military solution to any of the problems that India and Pakistan have faced historically. Reason is that the threshold from full-blown war between 2 nuclear powers has been so drastically reduced that we've never been at this level in our history. As things stand today, if there's a terrorist attack anywhere,
In India or India occupied Kashmir, proof or no proof, that means war with Pakistan. In that situation, when we've just seen how quickly the escalation ladder rose just in 5 days. Dual use nuclear capable missile into Pakistan. Now, in this particular case, that wasn't nuclear armed. But Pakistan has a very small window for us to decide, looking at an image, that this missile coming towards us that is capable of holding nuclear weapons, is it or is it not loaded? And how do we respond? The terms that both countries have set for the escalation ladder between ourselves is 1+. So whatever attack one side does to the other responds by +1. In a circumstance where the threshold of conflict has been so drastically lowered that any indigenous act of terrorism also would mean war with Pakistan. In a circumstance where the escalation ladder has so significantly increased, and just within the space of 5 days, what we're concerned about is that next time round the escalation ladder won't start from zero, it'll start from where we left off. And there may not be time for the international community to intervene and encourage a ceasefire. Finally, the weaponization of water. Pakistan and India have fought generation after generation over the issue of Kashmir, the unfinished agenda of partition, the pending issue of the UN Security Council. More recently, we fought over the issue of terrorism. Preceding this conflict, the Indian government announced that it was illegally violating the Indus Water Treaty and threatened to cut off the water supply for 240 million Pakistanis. Just the mere threat to cut off Pakistan's water is a violation of the UN Charter. This is our only source of water for our people to drink, for our agriculture and our agricultural economy to rely on. A threat to our water supply is an existential threat to Pakistan. It is a matter of our survival. It would provoke Pakistan, acting on this threat, would provoke Pakistan. We would consider it an act of war and have no choice. It is the absolute last thing we needed in the Himalayan region, which we refer to as the third pole. It's the largest collection of snow and ice anywhere in the world. This is the region where we should regionally be cooperating, internationally be cooperating to meet the challenge of climate change. Instead, we've set up a fault line and damned future generations of Pakistani and Indians to not only fight over Kashmir, to not only fight over terrorism, but now in perpetuity to fight over water. Laid the foundations for the first water war between two nuclear-armed powers. It is in this context that Pakistan seeks your assistance. We're particularly pleased to be here in the European Union because, of course, the European Union is a consistent advocate, the last line of defense for the rules-based order, for international law, a strong advocate for climate, for access to water, and you've witnessed war on your continent. We set up this international rules-based order to ensure that future generations we save from the scourge of war. Pakistan believes we need a comprehensive dialogue with India, one in which we can talk about the root causes, be it the root cause of Kashmir, be it the root cause of terrorism, and one where we can address the issue of water. India has said no, no, no every step of the way. Following the terrorist attack in Indian-occupied Kashmir, the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif, publicly offered that Pakistan would be willing to be part of an international, impartial investigation into this terrorist attack. The Indians said no. Pakistan has always called for the United Nations, the UN Security Council, and that institution to be used to resolve our disputes, particularly Kashmir, which is on the agenda. It was taken to the United Nations by the Indian government.
The Indians say no. Pakistan and the United States have spoken about mediation. The Indians say no. Pakistan has talked about bilateral comprehensive dialogue. The Indians say no. If we are to live in a world where we have reduced the threshold for conflict as drastically as we have, where we've increased the pace at which we rise on the escalation ladder in the manner that we have had, and if we are to be the only two nuclear states without any dispute resolution mechanism, the last dispute resolution mechanism we had is the Indus Water Treaty, and India says no to that too. I put it to you, it is not in the interest of the people of Pakistan, and indeed it is not in the interest of India, and it is not in the interest of the international community for us to maintain this status quo. There is a moral obligation for all international players to play their part, to encourage both sides to engage in a dialogue, to advance diplomacy. Diplomacy in the pursuit of peace should not be partisan. It should not be a partisan issue. The weaponization of water should not be a partisan issue. Peace cannot be a partisan issue. I look forward to answering all your questions. If you have a specific question for any member of my delegation, please refer to them. Otherwise, I'll be happy to respond. Thank you, Excellency, for a comprehensive briefing. Now I would request my media fraternity if they have any questions, but please, I would request that raise your hand and ask one by one, so that the delegation and the Excellency could respond to that. Who want to? Yeah, Mr. Frank, sir. please give the mic to Frank. I think I can hear you. My name is Frank Schwalbe-Roth. I'm from Germany, and I'm one of the founders of the German Green Party, the first Green MP and the first Green member of the European Parliament. When I had less white hair, I had the honor to meet your mother already. Now it's grey, and I meet you. And Kashmir plays a certain role in my life, because by accident, Kashmiris contacted me when they opened the Kashmir office in Brussels. I come to my question, in a moment. It will be on India. And they said, Frank, you have such an experience and you're so nice. Please help us in Brussels. And for 8 years, I was special advisor to the Kashmir Center here in Brussels. We succeeded the question of mass graves, identification of dead people. We sent a delegation of members of parliament to Srinagar and to Muzaffarabad, resulting in a report from the most beautiful prison in the world. Was this the delegation that the Indians didn't allow to enter? No, they allowed. And we succeeded in Geneva, when there was the human rights review process, to have 182, I think it was, recommendations about China, what India should do better. This every 4-year report. And in this case, at that moment, I met Musharraf in your country. And I provoked him. I said, come on, no one understands you here in Brussels. Because even the king of Samoa was here, but never a president of Pakistan. He looked around and said, oh, yes, oh, apologies, it's true. And half a year later, he came. And we succeeded that in the European Parliament, nearly no one speaks of India as the largest democracy in the world. But we laid the ground that it is said India, the largest structural democracy, where the reality might be different. My question, after Trump, the EU looks all around the world for new friends, for new treaties with other parts of the world. One of the consequences is that we are flirting much more intensive with India. Therefore, my question, what do you think this means for Pakistan
and for Kashmir, that the European Union, you say, you are wonderful, you're the last hope in a lot of fields. What does it mean for the conflict and for you? And then to make it difficult for you, because a lot of people here in Europe thought Polisario, you know, the conflict, the territory south of Morocco, where the European Union was always saying it's not Morocco territory. And Spain, now France, have recognized the authority of Morocco over the Polisario territory. That means it is possible, if geopolitical reasons might force the EU to be more flirting with India, to change their attitude as well. And a last compliment to your staff at your embassy. I was here when the Iraqi foreign affairs minister was here. He came with 3 journalists, I came with 2 assistants, and that was all. And this is a Saturday, and nevertheless, the room is full, therefore congratulations for your staff here in Brussels. But the question, now apologies for my long intervention, is what does it mean, the flirting European Union for India? I'd first like to say thank you for your question. Pakistan is confident in our relationship with the European Union, and we're absolutely not jealous for your flirting that is ongoing with India and others. Is absolutely right. In fact, we're counting on this engagement. We're counting on yours and other Western countries' close ties to India to be able to speak to them as a friend and explain to them that the corner in which they're painting not only their own country but their entire region is not a tenable situation. It does not leave the citizens of India any more safe. It does not leave certainly the citizens of Pakistan any more safe, or the people of the international community. It's all the more important that the European Union and other countries engage, speak to India as a friend, and convince them that this is the only path forward. As far as the engagement that you've had with India, the economic engagement that you're looking to have in the region. There's, for example, even we just came from the UK. They've signed a trade deal with the Indian government. Pakistan has, like we have GSP Plus with Europe. There's also an arrangement that we have for trade with the United Kingdom. The US is currently in trade talks both with India and Pakistan. So if we just look at it from the economic angle and your economic interest in an increasingly unpredictable economic climate, no matter how fantastic these trade deals will be, no matter how big and beautiful they may end up being bilaterally between the EU and India, the US and India, the UK and India, they'll only manage to achieve their full potential under 2 circumstances. One, if we have peace between India and Pakistan, so that we can restore trade between India and Pakistan that doesn't exist today, and we can restore transit trade, which was suspended as a result of this conflict. Otherwise, as fantastic as your economic negotiations may be with them, you may have come up with a great, fantastic economic opportunity for yourselves in India. It won't reach its true potential if we're not trading with one another. Secondly, if we don't have peace, and the threshold for conflict is so very low, that at the drop of the hat we... ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज इन्वरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इन्वरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। नीलामगढ़ में तारीख में पहली बार 7वीं स्टेज तक पहुंचा, पहली गाड़ी जीत के आया। इतनी मालूमात का इंसाइक्लोपीडिया होने का कैसे हुआ? ये सब अल्लाह की मेहरबानी है भाई। क्या आपको हुकूमती सतह से कोई ग्रांट, कोई इमदाद, कोई सपोर्ट मिल सकी? हुकूमती सतह तो दूर की बात है, निजी सतह से भी कोई नहीं मिली। हाफिज साहब, इस मुल्क का जो हाल गुज़िश्ता 30 से 40 सालों में हुआ है, इस मौजू पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका हशर जो हुआ है वो हम सब के सामने है। जिसको जितना मौका मिलता है वो इसको बर्बाद करने में तुला हुआ है। आज क्विज शो, जो अंदाज और जो तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है, जिस तरह के वहाँ पे गेम्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं, उनके मुतालिक आपकी क्या राय और तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बहुत से प्रोग्राम इस तरह जो है इनामात दिए जाते हैं और लोग बेकारियों की तरह उस इनाम को वसूल करते हैं। एक स्पेशल शख्स होने के नाते हमारे इस मुल्क का कानून आपके लिए क्या सहूलियात फराहम करता है? कानून तो है लेकिन कोई इसका बेनिफिट नहीं है।
आप देख रहे हैं 5 न्यूज। वेलकम बैक नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त बजट ट्रांसमिशन 2025-2026 और इस वक्त स्टूडियोज़ में मुझे हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं बिलाल हसन साहब, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या वो बजट कम करवाने में चले गए थे? आप कहाँ रह गए थे? वो बजट को मैं तरीके से देखने गया था, गौर से देखने गया था, गौर फिक्र करने गए हाँ, थे कि क्या क्या है क्या है तहकीक करने के लिए तहकीक करने गए थे आप। ठीक है, हमें कौशिफ चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया जो कि सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के हैं। सर आपको भी वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। सर आपसे सवाल शुरू कर लेते हैं, बात करते हैं। सर ये जो बजट पेश हुआ है, इसके एलोकेशन, इसका स्ट्रक्चर देख के जो सबसे पहली बात आपके जहन में आती है वो क्या आती है? क्या ये वाकई रियलिस्टिक बजट है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वफाकी बजट का जायजा लिया जाए या सूबाई बजट जो पेश हो रहे हैं उनका जायजा लिया जाए। तो सूबाई बजट बिलम्मों वफाक के बजट के अक्कास होते हैं, इसलिए कि वफाक से ही पैसा ट्रांसफर होता है और वफाक से ही वसाइल जो है वो सूबों को मिलते हैं। जब वफाकी बजट के अंदर हमें कोई भी इस्लाहात नजर नहीं आती, कोई रिफॉर्म्स नजर नहीं आती, इसी तरीके से वफाकी बजट में सरमायाकारी के हवाले से, सनतों की नशोनुमात के हवाले से, कारखानों को चलाने के हवाले से, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के फरोग के हवाले से और यहाँ तक के ज़री शोबे के हवाले से भी कोई बजट के अंदर इक़दामात, कोई इस्लाहात, कोई इंसेंटिव्स नजर नहीं आते। तो मजमूई तौर पर तो यह बजट एक रिवायती बजट है और अल्फाज का आदाद शुमार का एक हेर फेर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और टैक्स पर टैक्स लगाने की एक नई दास्तान है जो इस एक दफा फिर रकम की गई है। अच्छा, ये काशिफ चौधरी साहब कि ये बताइएगा कि आप चूंकि लाहौर में रहते हैं और पंजाब गवर्नमेंट साहब का ज़्यादा वास्ता पड़ता है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो वफाक का बजट आया है, ये वफाक के बजट जो आया था, इसमें पंजाब पे कितने असरात मुरतब हो रहे हैं? इसलिए कि माशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ काफ़ी बेहतर काम कर रही हैं दीगर सूबों के मुकाबले में। तो आप इस हवाले से बता दीजिए कि क्या इसके क्या असरात मुरतब होंगे पंजाब पे, या पंजाब को क्या बेनिफिट ज़्यादा दिया गया दीगर सूबों के मुकाबले में? देखिए, पंजाब को भी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया गया। पीएसडीपी से जो हिस्सा सूबे को मिलता है उसके अंदर तो यकीनन पंजाब का हिस्सा, चूंकि आबादी के एतबार से उसको ज्यादा वसाइल मिलते हैं तो वो वसाइल दिए गए हैं। फिर जिस तरीके से कराची इंडस्ट्री का शहर है और कराची के अंदर पोर्ट है और कराची के अंदर लोकल वसाइल भी जनरेट होते हैं, इसी तरह पंजाब चूंकि एक बड़ा सूबा है तो पंजाब की गवर्नमेंट खुद भी वसाइल जनरेट करती है। अलबत्ता बजट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पंजाब के बजट के अंदर भी बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे, लेकिन सवाल यह है कि जब लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी हो, जब वफाक पेट्रोलियम मसनूआत को, जब वफाक बिजली को महंगा कर रहा हो और जब वफाकी टैक्सेस की तादाद बढ़ रही हो, तो ऑटोमेटिकली उसके असरात तो पंजाब पर भी और दीगर सूबों पर भी मुरतब होंगे। इसलिए कोई खास फर्क सिंध और पंजाब के अंदर नजर नहीं आता। अलबत्ता ये फर्क जरूर मौजूद है कि पंजाब में गवर्नेंस निस्बतन बेहतर है। सिंध के अंदर गवर्नेंस के मसाइल भी हैं और सिंध के अंदर वसाइल होने के बावजूद कराची शहर को भी जब हम देखते हैं तो कराची शहर भी हमें टूटी हुई सीवरेज लाइनें, उखड़ी हुई सड़कें, गंदगी के ढेर, बंद गटर लाइनें और पानी के वसाइल का ना होना और लोगों का पीने के पानी के लिए बिलबिलाना, ये हमें कराची के अंदर नजर आता है जो पंजाब में निस्बतन कम नजर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरा ख्याल है कि ऐसे मनाब साहब मौजूद हैं तो मालूम साहब से गुफ्तगू कर लें कुछ। बिल्कुल कर लेते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि जो हम देख रहे हैं कि जो तालीम के शोबे में जो 12% इजाफा किया है इसके बजट में, तो अगर हम ये जो 34,000 जो स्कूल्स हैं और जो टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की जा रही है तो वो ग्राउंड पे तो हमें नज़र नहीं आती है, तो फिर हाउ इट विल पॉसिबल कि ये जो बजट है वो एलोकेट होगा और एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आएगी?
इसका ये है कि जो इतना ये बजट आप देखें, ज़्यादातर जो स्कूलों की टीचरें हैं या वो तो घर बैठे तनख्वाह ले रहे होते हैं। ऐसा ही है। हर बच्चा अपना पढ़ा खा रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, 5,000 6,000 3,000 फीसें भर रहा है। तो ये तो सारी चीज़ें मतलब मैं कहता हूँ बोझ पे बोझ डाला जा रहा है। असल तो ग्राउंड रियलिटी देखी जाती है, हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि एक बंदा अपने घर का बिजली का बिल नहीं भर सकता, वो कर्जा लेता है। ग्राउंड रियलिटी में दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं। अगर किसी दुकान का किराया लाख रुपए था वो 50,000 रह गया है, तो अगर 30,000 रुपये की सैलरी वाला बंदा है वो कैसे जिएगा? अगर वो 50,000 रुपये का एक सोलर लगा रहा था उसमें भी 18% लगा दी है। वो अपने घर के ऊपर 2 पंखे लाइट के लिए ना सोलर लगा रहा था, पानी घरों में आ नहीं रहा। अभी जो टैंकर की सूरत हाल है, टैंकर में पानी मिल रहा है, 26,000 रुपये का टैंकर लिया गया है अभी ये ईद के ऊपर ना। 26,000 रुपये का। आप बताइए 6,000 गैलन का 26,000 का, यानी वो उसमें पानी आ रहा है टैंकरों के अंदर, घरों की लाइनों में पानी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि तो जुल्म किया जा रहा है। ऑब्वियसली देखें तो टैंकर तो माफिया बन गया बेसिकली। यहाँ तो हमारे यहाँ तो जिसकी दादागिरी होती है वो माफिया बन जाता है। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि क्योंकि टाइम कम भी है तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, कराची में मतलब ये कि जो प्रॉब्लम है, अभी जो सिंध का बजट आया, सिंध के बजट से बाद आप SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की अपनी क्या तहफ़्फ़ुज़ात? तहफ़्फ़ुज़ात यही है मैं कि ये जो बजट है ना, जो हज़ारों अरब का लगा दिया गया है, ये सिर्फ इनकी अयाशी के लिए लगाया गया जो नज़र आ रहा है। आप देखें कि अगर एक मिनिस्टर निकलता है तो वो आगे इस बजट में आपको क्या नेगेटिविटी क्या नजर आई? ज़्यादा ये नजर आई कि अगर बिजली के बिल है ना, उसमें चाहिए था कि बिजली में पैसे कम किए जाते हैं, जो 2 साल से ताज़े शोर में जा रहा है, इतने एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। ये सहूलतें जितनी भी टैक्सेस लगाए गए ना, मैं समझता हूँ सिर्फ इनका फ़ायदा है। जितने मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जितने हुकूमती, इनको फ़ायदा है। अगर ये अपने खर्चे कम कर दें ना तो वो सारा बोझ कम हो जाए। SMEs के अपने प्रॉब्लम से जैसे साहब नमरान के मसले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, और टैक्सेस तो खैर मेरा लगाना नहीं लगाना वो वफाक का मसला है, सिंध का मसला नहीं है। जो वफाक के मसले होते हैं, जैसे कि FBR आपकी दुकानों के ताले तोड़ती है रात को और आपके सामान निकाल लेती है, FBR को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए उसके अंदर हम ये कहेंगे कि अगर FBR के अंदर वो टैक्सेस के अंदर अगर बंदा नहीं है ना, तो वो अव्वल तो टैक्सेस में आना चाहिए, ठीक है, टैक्स देना तो लाजिम है, हम टैक्स के खिलाफ नहीं। लेकिन टैक्स के अंदर जो इतने इख्तियारात दे दिए गए कि जिसका मर्जी अकाउंट बंद कर दें, जिसकी मर्जी गोदाम को सील कर दें, दुकान को सील कर दें, प्रॉपर वे के ऊपर अगर इसमें सबसे मेन सेक्टर ये है कि अगर रिश्वत का बाजार ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिश्वत कहाँ दी जा रही है? कहाँ पे रिश्वत नहीं चलती? नहीं, हमें तो नहीं पता, आप बताएं ना। मैं कहता हूँ ना कहाँ पे रिश्वत नहीं चलती। अगर ये मैं समझता हूँ टैक्स देने वाले बंदे अगर प्रॉपर वे टैक्स देने लग जाए और रिश्वत ना दी जाए, मैं समझता हूँ कि अगर 1 लाख रुपए साल का वो टैक्स दे रहा है तो 5 लाख रुपए किसी न किसी सूरत में वो रिश्वत दे रहा होता है। वो बता के तो नहीं देगा ना, लेने वाला ना देने वाला बता के तो नहीं लेगा ना। तो असल तो ये चीज़ें ला दी जा रही है और कारोबारी तबका वैसे ही सख्त परेशान है इस टाइम के ऊपर। आप देखें अगर लाख रुपए किराया था दुकान का, वो 50,000 रह गया है। बोल्डर मार्केट इस वक्त होलसेल का एरिया पूरे पाकिस्तान का मेन हब है, वहाँ दुकानें अक्सर बंद हो रही हैं। तो ये उसकी वजूहत क्या है? सिंध हुकूमत को चाहिए कि इन सब चीज़ों को कवर करें ना। अभी वो ये रोडों को सही नहीं कर सकते, पानी की लाइनों को सही नहीं कर सकते। अब कुछ जगहों पर कहते हैं जी, जैसे कि खारदा मीटर में कुछ रोडे बनाए, हमने इनको अप्रिशिएट भी किया। हम ये चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ों को देखें। असल तो मेन सिंध हुकूमत है ना, हम तो इन्हीं को देखेंगे ना, हम तो वफाक से बात नहीं कर सकते, हम तो सिंध हुकूमत से बात करेंगे। और अगर इनको बोलते हैं बहुत अच्छा चल रहा है, FBR बहुत चल रही है, तो सब राजी हैं। अच्छा, ये चूंकि बजट सेशन है, हम बजट पे कर रहे हैं प्रोग्राम, और मैं ख्याल बजट पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम फोकस थोड़ा बजट पे ही रख लें। मुझे सिर्फ सिंपल से बताइए, सना पूछेंगे या कुछ आप पूछना चाह रही हैं? जी, मैं ये कह रही थी अभी जो आपने कहा कि FBR की आप बात कर रहे हैं कि उनको इतने इख्तियार दे दिए गए हैं और रिश्वत की बात हो रही है, तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि अगर रिश्वत वो ले लेते हैं तो फिर वो आपको दुकान खोलने दे देते हैं अगर सील करके जा रहे हैं? मैं अक्सर जो हमें कान में बात आती है, देखिए ना, हर दुकानदार की एक लिमिट अलग अलग है। कोई करोड़ों का कारोबार कर रहा है, कोई अरबों का कर रहा है। लेकिन अगर निज़ाम को सही करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, वो है रिश्वत को ख़त्म करना और ताजिर अपना प्रॉपर पे पूरा टैक्स दे। लेकिन बजट के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो आपके नज़दीक, क्योंकि आप एक ताजिर कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए जिससे एक आम आदमी को भी फ़ायदा मिले और स्पेशली जो ताजिर कम्युनिटी उनको फ़ायदा हो? इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो प्रॉपर वे जितनी भी चीज़ें इस वक्त महंगाई की तरफ जा रही है ना, उनको पहले प्रॉपर करें। अभी तो वो अपने ताजिर और मुलाजिम जो है वो अपने घरों को नहीं चला पा रहे, ज़्यादातर अपनी प्रॉपर्टी को बेच के अपने आप को सीधा कर रहे हैं। लोग डिफ़ॉल्टर की तरफ जा रहे हैं, यानी खौफ का ये आलम है।
इतना ज़्यादा खौफ बिलाल भाई बढ़ा हुआ है इस टाइम के ऊपर कि बयान से बाहर है। और ऊपर से ये भी लगा हुआ है कि किसी टाइम भी FBR आ जाएगी चेकिंग करने के लिए। हम FBR के खिलाफ नहीं है कि भाई नहीं भाई टैक्स नहीं देना, टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। टैक्स में तो हर बंदा होना चाहिए। जो ये बना रहे हैं अभी ग्राउंड कि हर बंदा कार्ड सिस्टम में 2-3 साल में आ जाएगा और ये पैसा गायब हो जाएगा, बाहर मुल्क की तरह कार्ड चलेगा ना। आप कोई चीज़ परचेज करेंगे तो अपने आप ही आपका जो नेशनल टैक्स नंबर है वो यानी NTN नंबर आपका वही बन जाएगा, क्या ID कार्ड नंबर। ये तो मजबूरी भी है, एक फाइलर और नॉन फाइलर का मसला जी, है। आप लोगों एक फाइलर और नॉन फाइलर का मसला है। अक्सर जो SMEs है वो नॉन फाइलर हैं, तो वो नॉन फाइलर की वजह से जो फाइलर्स पर प्रेशर पड़ता है। तो एक एसोसिएशन होने के नाते आप लोग कोशिश करते हैं कि जो नॉन फाइलर हैं वो फाइलर बने। जी, उसके लिए हम ये कहते हैं कि अक्सर में जो जितने भी हमारे दुकानदार हैं ना उन तक यही पैगाम देते हैं कि भाई फाइलर बनना तो लाजिम है। लेकिन अगर जो लोग फाइलर नहीं बनते उसकी मैंने वो वजह बता दी कि वो घबराना शिकार है कि अपने आप को किस तरह जो बने हुए ना फाइलर वो भी किसी न किसी जमरे के अंदर मौजूद है। अब मैं यहाँ ओपनली तो नहीं कह सकता कि कौन रिश्वत ले रहा है, कौन रिश्वत नहीं लेता। तो इस मुल्क में तो आपको पता 10 मिनट में सॉफ्टवेयर बंदी हो जाता है, उसी के पीछे लग जाते हैं सारे ना। तो असल में जब तक आप कारोबार करने वाले को उसको उठाने की कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक काम सीधा नहीं होगा। बिल्कुल टैक्स में लेकिन ये कि सॉरी खत्ता कलामी की माजरत, लेकिन सर जैसे आप एक ज़ाहिर आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो एक होता है कि आप अपने घर से इंसान शुरू करता है, FBR तो बाद में आएगा। लेकिन आप लोग को ऐसे रिफॉर्म्स लाते हैं कि जो टैक्स नेट में नहीं है आप उनको इस बात के लिए पाबंद करें कि वो टैक्स नेट में आए। आप लोग की तरफ से कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे हैं उनको आप प्रेशर डाल दें। देखिए उसका जवाब ये है कि अगर कोई FBR नोटिस भेजता है कि भाई आप NTN में नहीं हो, जैसे बैंक अकाउंट से वो लेता है तो हम थोड़ी बोलते हैं उसके लिए एहतजाज करते हैं कि नहीं भाई आप इसको NTN में क्यों ले रहे हो। हमारा पैगाम तमाम ताजिर बरादरी को ये है, जितने भी जिनके पास भी एसेसरी है कि भाई आप लोग टैक्स में लाजिम आए। टैक्स में आने के जो नहीं टैक्स में ना हम उसका कोई साथ थोड़ी देते कि नहीं भाई आप NTN में क्यों नहीं आ रहे ना, NTN में आना तो लाजिम है। इसलिए कि देखें एक आपका आया फिक्स टैक्स का निजाम आ रहा था, एक ताजिर दोस्त स्कीम आ रही थी, ये दोनों ना काम हो गई जी। 60,000 रुपये महीने की आ रही थी। आप लोगों ने काफी एहतजाज किया, एहतजाज किया, आप लोग काफी से ज्यादा आपस में तकसीम हो गए और ये स्कीम रह गई। तो सवाल ही पैदा होता है कि SMEs होलसेल जब तक टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स रेट कैसे बढ़ेगा। टैक्स रेट इसी तरह बढ़ेगा जिस वक्त तक ताजिर भी अपना ईमानदारी से टैक्स दे, ईमानदारी से, और सामने वाला रिश्वत की वाली लाइन को क्रॉस मार दे, तभी निजाम सारा सीधा होगा। देखिए आपने कोई भी काम करना है, रिश्वत जो लेता है जी, रिश्वत लेता है तो कोई रिश्वत की पेशकश करता है तो वो लेता है ना, वो अपनी मर्जी से तो नहीं मांगेगा। जाहिर सी बात है ना कि अगर वो रिश्वत का निजाम खत्म हो जाए, हम मुस्लिम ममालिक में बैठे हुए हैं, निजाम कैसे खत्म होगा। मिसाल के तौर पे मेरा कोई काम है, मैं जाता हूँ, वो काम डिले होता है या वो काम जो है वो 2 नंबर है, मैं कहता हूँ अच्छा कुछ ले दे के मामला हल कर लो, मैं तो खुद पेशकश कर रहा हूँ ना उसको। यही कहना चाह रहा हूँ, निजाम तो दुकानदार की तरफ से भी खराब है और इनकी तरफ से भी खराब है ना। बिल्कुल, दोनों को एक पेश पे आना पड़ेगा। तो वो अपना काम भी ईमानदारी से करे। आप पेशकश करना छोड़ दें। अब देखिए जी इसका जवाब ये है कि अगर कराची में 12 लाख शटर है, आप पेशकश करना छोड़ दें, वो लेना छोड़ देंगे। बिलाल भाई 12 लाख शटर है, एक मिसाल है, लाखों हजारों इंडस्ट्री लगी हुई पूरे मुल्क में, तो वो जो हर एक ने तो अपनी डील खुद कर रही है ना। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। बात ये है कि देखें जो अदारे हैं उनमें भी हमारे ही लोग हैं, जी, हम भी हैं, सारे इंसान ही हैं ना, सारे पाकिस्तानी हैं। बात वो नहीं होती, बात ये होती है कि मिसाल के तौर पर हमने ये देखा अंडर इनवाइसिंग करते हैं। आप खैर पहला SMEs हैं, आप लोग वो तो एक रोड पे बैठे हैं, एक तो अमन अमान का मसला, दूसरी बात ये है कि ABR की जगह ABR का मतलब ये है कि टैक्स नेट को इजाफा करने के लिए रिटेलर्स को तो आना पड़ेगा ना स्कीम में। 100% आना चाहिए, लेकिन लोग घबराते इसी वजह से हैं कि आप देखें कि अगर उसका कारोबार है मिसाल 1 करोड़ रुपए का ना, अब वो उसके लिए 1 लाख रुपए का ऑर्डर वाला बंदा रखे, हर चीज को ऑर्डर में आसान लफ्जों में होना चाहिए, लेकिन और हर दुकानदार नेट में आना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि एक वकील रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ना, वकील रखना पड़ेगा, वो अपने खर्चे पहले ही पूरे करने में प्रॉब्लम में है, अब वो सब तमाम चीजों में आगे बढ़ता चल जाएगा। अभी आप देखेंगे अगर बिल अगर 8-10 हज़ार का बिजली का आता था, आज वो 40 हज़ार चले गए। अगर उसने 4 मुलाजिम रखे हुए तो वो 2 मुलाजिम पे आ गया है। वो अपने घर के एक्सपेंसिव खर्चे दुकान के पूरे नहीं कर पा रहे। मालूम साहब एक और चीज भी तो है ना कि जब रिटेलर्स की अगर मैं बात करूं, अगर उनको जब टैक्स नेट में लाने की बात की गई तो उन्होंने तो धमकी दे दी, वो तो मार्केट बंद करके बैठ गए, हड़ताल कर देंगे। जवाब है कि तो आप लोग ये कर रहे होते हैं। जितने भी बड़े मॉल हैं आप देखिए सब पे PS मशीनें लग गई हैं। नहीं, सब में नहीं लगी। मैं कहता हूँ मॉल्स में लगी हैं, लेकिन ये कि जो इर्द गिर्द की दुकानें हैं जैसे तारिक रोड है या सदर है, कुछ दुकानों में लगी POS में नहीं लगी। यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो वो भी आपको पता है कि अभी जो छापे पड़े थे बहुत सारे दुकानों पे, तो वो POS में टैक्स आवाम से लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करते। लेकिन लगनी तो शुरू हो गई ना। गड़बड़ तो आप लोग की तरफ भी है ना।
खाली आप गवर्नमेंट को नहीं, आप Government को नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, government- सर गर्दन तो आप लोगों की भी फंस रही देखिए है उसका इसमें। जवाब ये है कि ये रास्ता कौन दिखाता है, उन दुकानदारों को हाँ। रास्ता कौन दिखाता है। अगर आज इस मुल्क में बिजली चोरी हो रही है, वो कहते हैं लोड शेडिंग की वजह से की जा रही जी। है, तो क्या वो जो घर वाला रह रहा है वो तार जाके खुद लगाता है नहीं, ऊपर? obviously। इसका मतलब है कि के इलेक्ट्रिक का बंदा आगे लगाता है बिल्कुल ना। ऐसे हमने कहा अब काली उसका- बेल उनके इदारे में मौजूद है। जी, इसी तरह आप जाके देखें 12-12 मंजिला बिल्डिंगें बन रही है, कोई शहर को पूछने वाला है? पैसे खिलाए तो बिल्डिंगें बन जाती नहीं, है। तो 12 मंजिला बिल्डिंग बन रही है तो वो इसमें बुराई क्या है? 12 मंजिला बिल्डिंग बन रही है विदाउट रिश्वत की नहीं बन रही ना उसका नक्शा पास होता है, ना कोई लेना ना कोई देना। अभी हम नया इन्होंने बेड़ा उठा लिया है कि बाइकों के ऊपर नंबर प्लेट आगे भी लगाए पीछे भी लगाए, 5-5 हज़ार रुपए 4-4 हज़ार रुपए के चलान भरे, नई नंबर प्लेट गाड़ी इशू कराएं। बाइक पे, गाड़ियों में तो लगते हैं आगे पीछे, बाइक पे बाइक पे। मुझे याद है आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जब हम जवानी में चलाया करते थे तो मोटरसाइकिल का आगे भी नंबर लिखा होता था। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब उसके लिए इन्होंने क्या किया कि बाइक पकड़ते हैं और बाइक बंद कर देते हैं। कराची में 40 से 45 लाख बाइक चल रही है। अच्छा एक मिनट पूछ लूँ मैं, अगर जी, जी, आप हाँ, सर बिल्कुल आप कह रहे 40-45 लाख मोटरसाइकिल चल रही हाँ है। चल रही है। सनाब बात यह है कि आप भी जानती हैं शहर में रहती हैं, कितने मोटरसाइकिल वाले के पास लाइसेंस होते हैं और कागजात होते हैं? मैं समझता हूँ 20-25% लोगों के पास 20-25? हाँ मेरा बहुत ख्याल है बता रहे हैं आप, बहुत ज्यादा बता रहे हैं नहीं नहीं बहुत नहीं, कम बता रहे हैं ये, वही कम बता रहे हैं। 40-45 लाख में से कम सिर्फ 5 लाख के पास होगा। Exactly। 40 लाख के पास तो होगा ही नहीं। हो गई नहीं। तो बात यह है कि जब आपके पास कागजात नहीं, लाइसेंस नहीं और मोटरसाइकिल को अगर ट्रैफिक वाला रोकेगा तो वो तो खुद पेशकश करता है, ये 100-200 रुपए लो यार जाने दो। बिल्कुल उसका भी हल यही है नहीं। ना और कि बिलाल भाई एक अगर- और चीज भी है ना, लाइसेंस नहीं प्लस आप देखें अंधी बाइकें लेके जा रहे होते हैं, हाँ। ना पीछे की लाइट ना आगे की लाइट, ना आप- मिरर, साइड हाँ, मिरर। आप ये देखिए अभी जरा, इन्होंने कहा ना कि 100-200 रुपए देके छुड़ी होती छुड़ा, कार। हाँ। क्यों छूटती 100-200 रुपए देके? क्यों? अगर प्रॉपर वे अगर निजाम हो तो वो जाके पहले ऐसा बनाएगा ना, उसको जोर तो इस पे देना चाहिए ना। हाँ। जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है वो इस पे जोर दे। अभी नया काम शुरू हो गया, बल्दिया में पता नहीं 1000-1200 बाइकें पहुंच चुकी हैं, किस में भाई आपके नाम पे नहीं है बाइक। अब वो 4 हाथों में घूमती हुई बाइक आती तो है, बाइक तो गाड़ी नाम पे होना चाहिए, लाजिम होना चाहिए। अपने नाम पे क्यों नहीं कराते? बाइक हो या गाड़ी हो नाम पे होना चाहिए। वही बात कर दी ना कि 100-200 में काम हो जाता है। बात तो रिश्वत की आ गई। बात ये देखो सना, खराबी बात तो सिंपल दोनों सी है एंड कि पे है हाँ, ना। हाँ, अदारों को सिर्फ आप जिम्मेदार हाँ, नहीं ठहरा सकते। खराबी तो दोनों एंड पे दो तरफों देखें। से। हाँ, बात ये है कि ये जिम्मेदारी जो है वो सबको ही है। आपके तवज्जो से ये कहूंगा कि तमाम जितने भी बाइक वाले हैं, गाड़ी वाले, एक तो लाइसेंस फौरी तौर पर बनाए और जो टैक्स रेट में नहीं वो टैक्स रेट में आए, बिल्कुल। लाजिम आए। मेरे लेकिन ख्याल में 1 मिनट का कहा जा रहा है, तो जी, आप बिल्कुल, पूछ लें कि आखिरी पैगाम क्या होगा। बस आप एक शॉर्ट कमेंट कर दें कि ये जो बजट आया है उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, मैं ये कहूंगा- मुतालबात भी क्या है आपके? और आप हाँ हमारे मुतालबात ये है कि इस बजट के ऊपर जो कि IMF का पेश करता है, हाँ, IMF होना का। होना तो कुछ ही नहीं है। हम तो सिर्फ चीफ साहब को कहेंगे जो हमारे मुल्क के सरबराह हैं, जो हमारी जान है, जिनके साथ हमारे दिल धड़कते हैं, बेशक। उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब चीज़ों को देखें और अगर वो चाहें तो ये तमाम चीज़ों को सही कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खासतौर पर आपका मसला जो है आप लोगों के बिजली के बिल कम वो होने चाहिए बहुत तकलीफ दे। और अमन अमान का मसला से अरे सर पानी जो आज जो बिक रहा है ना टैंकरों में, ये क्यों बिक रहा है पानी? 26,000 टैंकर बिक रहा है 6,000 गैलन पानी का। ये जुल्म है। जुल्म नहीं, बेइंतहा जुल्म। तो ये हमारी तो ये छोटी छोटी ख्वाहिश है। ये थोड़ी है कि हम कोई बहुत बड़ी हम इंडस्ट्रियल एरिया है ना, हमारा दुकानदार है। ठीक है, आपकी ये ख्वाहिशात जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंच सकेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस पे नजरसानी की जाए और ये जो और हलाल कमाने की कोशिश की जाए, दुकानदार भी हलाल करे और सामने वाले इदारे भी हलाल बेशक। करें। बिल्कुल अगर ऐसा दुकानदार भी करे तो इस मुल्क का 4 लग जाएंगे। बिल्कुल। ऐसे में आरम साहब आपका बहुत शुक्रिया और नाज़रीन इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।